जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजवीर स्टडी मोटिवेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर 1 का जो MCQ क्वेश्चन है उसे करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी लाएंगे बहुत जल्द। और आपके परीक्षा की दृष्टि से अगले साल से ही जो कि MCQ का पैटर्न बना दिया है। MCQ मतलब होता है कि ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही नंबर आसानी से दिलाते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको एक नंबर का एक नंबर ही मिलेगा। लेकिन लिखने वाले में क्या होता है, आपने लिखा, टीचर को अच्छा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो नंबर काट देगा, थोड़ा सा 1-2 नंबर। इसमें एक नंबर इधर उधर नहीं होता है अगर आप कर लेते हैं तो इसके लिए क्या ज़रूरत होगी, आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, उसके बाद प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो इस प्रैक्टिस को बहुत ही मजबूत बनाने के लिए हम आपके लिए लाए हैं जियोग्राफी क्लास 10th का चैप्टर 1 MCQ, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे हैं और क्वेश्चन क्या क्या कहते हैं। तो आइए हल करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले आपका क्या कह रहा है कि पंजाब और हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में कृषि होती है। तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो पढ़ लीजिएगा और आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि जो पंजाब और हरियाणा के 80% भाग में जो है कि कृषि होती है। ये पहला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन, भूमि निम्नीकरण की समस्या से बचने के उपाय क्या क्या हैं। यानी भूमि निम्नीकरण क्या है। भूमि निम्नीकरण, भूमि की खराब होने की प्रक्रिया को भूमि निम्नीकरण कहते हैं। अब ये भूमि निम्नीकरण किस तरह होता है, तो वनोरोपण यानी कि वनों को लगाने से क्या भूमि खराब होगी? नहीं, ये भी अच्छा उपाय है ही है। चारागाहों का प्रबंध, यानी कि जो पशु हैं अनियमित तरीके से चरेंगे तो भूमि तो खराब होगी ही। तो यहाँ प्रबंध किया जा रहा है, यानी कि उनको अच्छी तरह से किया जाए तो इससे भी भूमि निम्नीकरण बचेगा। दूसरा भी सही है। तीसरा करें कि रेतीले टीलों व कांटेदार झाड़ियाँ लगाने से क्या होगा, मिट्टी जो है कि बची रहेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, उत्तर इसका दूसरा का उपरोक्त सभी, डी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर क्वेश्चन। दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा किससे क्रिया करते हैं। यानी कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा किससे क्रिया करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति से। यानी क्या होता है, प्रकृति से जो भी कच्चा माल उपलब्ध है उसे मानव प्रौद्योगिकी यानी कि मनुष्य अपने विकास के लिए उसका उपयोग करके और अपने विकास में उसका सहयोग प्राप्त करता है। तो इस प्रकार मानव जो है प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है, किससे क्रिया करता है, यानी कि प्रकृति से। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव संसाधनों का उदाहरण बताओ। यानी कि जैव संसाधन क्या होते हैं, इनका उदाहरण क्या होगा। तो प्राणी जाति भी उदाहरण है। प्राणी जाति यानी कि वो जो पशु पक्षी हैं वो हमारी तरफ जैव संसाधन है। संसाधन किस प्रकार हैं, जैसे मान लीजिए कोई गाय है। गाय क्या करती है, हमें दूध देती है और दूध क्या है, हमारे लिए संसाधन है, हमें आवश्यकता है उसकी, तो वो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। वनस्पति जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से दवाइयाँ निकलती हैं, सब्जियाँ जो है कि फल, बहुत सारे चीज़ मिलते हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा एंड बी, क और ख सी उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अजैव संसाधन क्या होते हैं। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 1 में बहुत ही जो है कि सरल तरीके से दिया हुआ है उसमें परिभाषा। देखिए, तो इसे किसे कहते हैं जैव संसाधन। तो देखिए, इसका परिभाषा हो जाएगा कि अजैव संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जिनमें कभी जीवन नहीं पाया गया हो, वो अजैव संसाधन है। जीवन नहीं पाया गया है, इसका जो है कि अजैव संसाधन कहते हैं। तो अजैव संसाधन देखिए परिभाषा के हिसाब से, परिभाषा था, अब ये ऑप्शन के हिसाब से क्या कह रहा है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। तो जीवन नहीं पाया जाता है, यानी कि निर्जीव और जीवन न पाए जाने में क्या अंतर है। निर्जीव माने मरा हुआ और जीवन ना हो तो उसमें भी मरा हुआ। तो इस प्रकार निर्जीव यानी कि ए नंबर सही हो जाएगा। और दूसरा देख लेते हैं कि पता नहीं उपरोक्त डी भी दिया है, जो प्राणी या वनस्पति से संबंधित है। नहीं, ये तो अजैव संसाधन प्राणी और वनस्पति से संबंधित नहीं है। जो जीव या निर्जीव दोनों से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 5वें नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। जो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव कहलाते हैं। यहीं पर जो जीवित वस्तुओं से संबंधित हो जाएगा, जीवित, वो क्या हो जाएगा, जैव संसाधन हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है आपको, जैव संसाधन जीवित वस्तुओं से, अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से। बढ़ते हैं अगले 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
छठा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखिए, नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। तो इस प्रकार समाप्यता के आधार पर 2 संसाधन हो गए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय माने कि जिनका निर्माण दोबारा हो सकता है, अनवीकरणीय जिनका निर्माण दोबारा नहीं हो सकता है या लाखों वर्षों के बाद होता है, उन्हें जो है कि अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो छठे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए 2। समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। बढ़ते हैं अगले 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि व्यक्तिगत संसाधन किस प्रकार पर आधारित है। यानी कि व्यक्तिगत संसाधन किन्हें कहते हैं। तो वैसे संसाधन जिसे मतलब कि किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। उनमें से एक है व्यक्तिगत संसाधन। वो 4 भाग कौन कौन से देख लीजिए। पहला तो स्वामित्व के आधार पर, दूसरा स्वामित्व व्यक्तिगत संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। इस प्रकार जो है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के हो गए। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय। बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग कैसा होता है। तो ये तो आम सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। लाल एवं भूरा मरुस्थलीय मृदाओं का रंग होता है। बालू के कारण भूरा दिखाई देता है, इसलिए मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा हो जाएगा। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है। 9वां क्वेश्चन कहता है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कौन कौन से हैं। अभी मैंने बताया समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिनका निर्माण दोबारा हो सकता है और अनवीकरणीय जिनका निर्माण दोबारा नहीं हो सकता है या बहुत सालों के बाद होता है। जैसे उदाहरण भी देख लीजिए, नवीकरणीय में सौर ऊर्जा हो जाएगा, जल हो जाएगा। जल बारिश के कारण ऊपर जो धूप के कारण ऊपर जाता है, फिर बारिश के माध्यम से नीचे आ जाता है। उसी प्रकार देखिए अनवीकरणीय का उदाहरण हो जाएगा, जैसे कोयला लाखों वर्षों के बाद निर्मित होता है। तो ये भी जो है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन अनवीकरणीय योग्य और नवीकरणीय दोनों हो जाएंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी, क और ख दोनों हो जाएगा। बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संसाधन नियोजन क्यों अति आवश्यक है। संसाधन नियोजन शब्द क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। संसाधन नियोजन, जैसे मान लीजिए कोई स्थान है, वहाँ पर कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत ही जल की अधिकता है। हमारे पास जल एक प्रकार का संसाधन है, हमारे पास जल की अधिकता है। और राजस्थान जो है कि राजस्थान में जल की कमी है। क्यों? क्योंकि वो रेतीला क्षेत्र है। तो हम क्या करेंगे, जल को हमारे यहाँ से वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा और वहाँ पर जो चीज़ पर्याप्त मात्रा में पाई जा रही है, वो चीज़ यहाँ पर फैला दी जाए या दूसरे स्थानों पर फैला दी जाए। इसे क्या कहते हैं, जो है संसाधनों की अधिकता वाले क्षेत्रों से संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों में संसाधनों को पहुँचाना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन। एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिए, जो है कि ना हो तो नोट कर लीजिए। संसाधन नियोजन किन्हें कहते हैं, संसाधन की अधिकता वाले क्षेत्रों से संसाधन की कमी वाले क्षेत्रों में संसाधनों को ले जाकर वितरित कर देना, यानी कि बांट देना, क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। तो ये हो गया 10वां नंबर क्वेश्चन का संसाधनों की। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नहीं देखे अभी। तो संसाधनों की कमी होने के कारण संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। संसाधनों की कमी होने के कारण, संसाधनों की बहुत अधिक विविधता होने के कारण, मूल विकास में कमी होने के कारण, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए संसाधनों की अधिक विविधता होने के कारण, यानी कि जैसे बता रहे हैं को, जैसे मान लीजिए कि संसाधनों की बहुत अधिक विविधता होने के कारण होगा। तो ये क्यों होगा, थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि किसी स्थान पर संसाधन अधिक है, किसी स्थान पर नहीं है, ऐसा होगा तभी तो संसाधन इधर उधर होगा। नहीं तो ऐसे सभी जगहों पर समान हो तो नहीं होगा, या हर जगह संसाधनों की कमी हो तो भी नहीं होगा, संसाधन नियोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मूल विकास में कमी, यानी कि विकास में कमी होगी तो भी कोई दिक्कत उससे नहीं पड़ेगा। तो संसाधनों की बहुत अधिक विविधता होने के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि राजस्थान में कौन से प्राकृतिक संसाधन की बहुतायत है, यानी कि बहुत अधिक है, बहुलता हो जाएगा, बहुलता यानी बहुत अधिक है संसाधन जो है कि राजस्थान में प्राकृतिक संसाधन, वो कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए संसाधन में क्या है, जल संसाधन तो नहीं है, पहली बात जल संसाधन नहीं होगा, और कोयला और खनिज भी नहीं है, पवन और सौर ऊर्जा है। क्यों?
क्योंकि वहाँ पे जो है कि खुले क्षेत्र हैं, वहाँ पे पवन भी आता है, धूप भी पड़ता है, तो ये पवन और ऊर्जा जो है कि राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए 12वां क्वेश्चन कहता है कि संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब संसाधन का संरक्षण क्या है? संसाधनों का बचाव संरक्षण कहलाता है। क्या? संसाधनों का बचाव, यानी कि संसाधनों को बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो ये क्यों आवश्यक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे ऑप्शन पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि सामाजिक समस्याओं को बचाने के लिए, आर्थिक समस्याओं को बचाने के लिए, पर्यावरणीय समस्याओं को बचाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जैसे सामाजिक समस्या क्या है? मनुष्य की जो भी सामाजिक समस्या है उसको समाप्त करने के लिए क्या होगा? संसाधनों के संरक्षण, यानी संसाधनों को बचाना होगा। तो संसाधन बचे रहेंगे तभी सामाजिक समस्या हल होगी। उसको आर्थिक समस्या, जैसे पैसा है, पैसा संसाधन है एक प्रकार का, तो पैसों को बचाएंगे नहीं तो आर्थिक समस्या कैसे दूर होगी। और तीसरा है पर्यावरणीय समस्याओं के बचाव के लिए, पर्यावरणीय समस्याओं के बचाव के लिए भी संसाधन बहुत ही आवश्यक तत्व है। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी डी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 12वां का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन कहता है कि भारत देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी है। तो ये तो बहुत आसान है, ये जो है कि चैप्टर में दिया हुआ है 27% भाग जो है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो है कि भारत के क्षेत्रफल का पठारी क्षेत्र में जो है कि विस्तृत है। आप देख लेंगे, ऐसे बनाया हुआ है जो है कि पार्ट में डिवाइडेशन किया हुआ है, तो आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32,84,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर इसका रियल क्षेत्रफल है, जो कि आपको कक्षा 10 की दृष्टि से 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 15वां क्वेश्चन कहता है कि पहाड़ी, चट्टानी, सूखी और मरुस्थलीय भूमि किस प्रकार की भूमि में सम्मिलित है। पहाड़ी, चट्टानी, पहाड़ी, चट्टानी, सूखी और मरुस्थलीय भूमि किस प्रकार की भूमि में सम्मिलित है। तो बंजर भूमि उस प्रकार की भूमि हो जाएगी। रेतीली भूमि नहीं होगी, क्यों? बंजर में पर्वत जो है कि सूखी भूमि हो जाएगी और पहाड़ी चट्टाने भी हो जाएंगी, तो इस प्रकार बंजर भूमि इसकी सही उत्तर हो जाएगा। मरुस्थलीय में रेतीली भूमि भी हो सकता है, लेकिन वो जो है कि बंजर भूमि हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 16वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो उन्हें क्या कहते हैं। जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो उसे क्या कहते हैं। तो संसाधन जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो माने बचने के लिए, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो तो संसाधन वही कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 17वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं का स्थानांतरण किसमें निहित है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं का स्थानांतरण किसमें निहित है। तो जो है कि प्रकृति में, प्रौद्योगिकी में, संस्थाओं में, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति में भी निहित है हमारे संसाधनों। देखिए क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं का स्थानांतरण, रूपांतरण किसमें निहित है। रूपांतरण मतलब क्या होगा? वस्तुओं का एक क्वालिटी से दूसरे क्वालिटी में बदल देना, जो है कि संसाधनों का एक मतलब कि वो रूप से दूसरे रूप में बदल देना क्या कहलाएगा? रूपांतरण कहेगा। रूप का अंतरण मतलब बदल देना रूप को। तो प्रकृति खुद बदलती है संसाधनों का। प्रौद्योगिकी मतलब कि हो जाएगा उद्योगों में, और संसाधनों जो है कि उद्योगों में इनका संसाधनों का रूपांतरण किया जाता है, तो वो भी हो जाएगा। संस्थाओं में भी किया जाता है, और उपरोक्त सभी डी यानी कि तीनों में किया जाता है। तो 17वें का क्वेश्चन नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है। आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है। तो देखिए आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है। प्रौद्योगिकी का, संस्थाओं का, संसाधनों का, तकनीकी का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप बताइए। संसाधनों का निर्माण से क्या हो, आर्थिक विकास की गति तेज हो जाएगी? जी नहीं। तो किसी भी क्षेत्र की जो है कि विकास को देखने के लिए उसकी तकनीकी पर आधारित होना चाहिए, जो है कि उसका तकनीकी किस प्रकार, तकनीकी दक्षता देखकर इंसान उस क्षेत्र के जो है कि आर्थिक विकास को समझ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तकनीक का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 19वें नंबर क्वेश्चन की तरफ।
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर देखिए अजैव और जैव दोनों जो है कि होते हैं, 2 प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, 2 प्रकार जो है कि क और ख। देख लीजिए अभी बता देते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 हो गए, यही बताया आपने। और अगले देखिए इसके उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार हो गए और समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार हो गए। समाप्यता अभी मैंने बताया, नवीकरणीय अनवीकरणीय। और स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व 4 आधार हैं बांटने के। स्वामित्व के आधार पर 4 और समाप्यता के आधार पर 2 और विकास के स्तर के आधार पर भी जो है संसाधन 4 प्रकार के हो जाएंगे, ये ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने कौन से हैं? संसाधन जो है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने कौन से हैं, मतलब कितने प्रकार के हैं? तो ये देखिए समाप्यता के आधार पर अभी मैंने बताया कि समाप्त होने के आधार पर नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य, क और ख। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 20वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था हमारा जियोग्राफी क्लास 10th का चैप्टर 1 का MCQ। अगले वीडियो में हम MCQ का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे इसी चैप्टर का, क्योंकि जो है MCQ बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, तो इसलिए इसको भी लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि इसको ज़रूर एक बार फिर से उसका रिवीजन कर लीजिएगा और दूसरे क्वेश्चन को भी लाएंगे, उसका देख लीजिएगा। और हमारे जो है कि चैनल पर इसका जो है चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन किया गया है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, उसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।